हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 इसमें हम एफ ब्लॉक में एक्टिनोइड सीरीज पढ़ रहे हैं। आज हम एक्टिनोइड सीरीज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इसमें हमें एक्टिनोइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। साथ ही साथ एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स को कंपेयर भी करना है। The actinoids metals are all silvery in appearance but display a variety of structure। जो एक्टिनोइड्स मेटल होते हैं उनकी अपीयरेंस थोड़ी सिल्वर कलर की होती है, वो सिल्वरी अपीयरेंस शो करते हैं और साथ ही साथ ये अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर को भी शो करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन देखा गया है। The structural variability is obtained due to irregularities in metallic radii which are far greater than in lanthanoids। और जो एक्टिनोइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा वेरिएशन इसलिए देखा जाता है क्योंकि इनकी जो मेटलिक रेडियस है या फिर कहें जो एटॉमिक रेडियस है उनमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं। आपने देखा था जो लैंथेनोइड्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी थी, लेकिन जो एक्टिनोइड्स होते हैं एक्टिनोइड्स की मेटलिक रेडियस में लैंथेनोइड्स की मेटलिक रेडियस के मुकाबले ज़्यादा इरेगुलरिटी होती है। तो अगर हम लैंथेनोइड और एक्टिनोइड को कंपेयर करें तो ज़्यादा इरेगुलरिटी किस में होगी रेडियस में? एक्टिनोइड्स में। इसलिए जब एक्टिनोइड्स में इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी है उनकी एटॉमिक रेडियस में या फिर मेटलिक रेडियस में, तो उनकी स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है। द एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव हैं, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तब शो करते हैं जब ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं या फिर कहें पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। तो एक्टिनोइड्स जब फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे। The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride and combination with most non-metal take place at moderate temperatures। और अगर हम एक्टिनोइड्स को बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट कर दें, बॉइलिंग वाटर और एक्टिनोइड मेटल की हम रिएक्शन कराएं तो हमें ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिक्सचर मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम एक्टिनोइड्स की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, एक्टिनोइड्स की अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो वो आसानी से नॉन मेटल के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पर ही कंबाइन कर लेते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है बॉइलिंग वाटर के साथ क्या देंगे, वो ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिक्सचर देंगे। और जो ये ऑक्साइड बनाते हैं ये बनाते हैं M2O3 टाइप के, जहां पर M क्या है? M है हमारा एक्टिनोइड मेटल्स। तो जो हमारे एक्टिनोइड मेटल है वो M2O3 टाइप के ऑक्साइड देंगे। दूसरी बात, जो हमारे एक्टिनोइड्स मेटल होते हैं वो हमें MH3 टाइप के हाइड्राइड देते हैं। ये दो टाइप आपको याद रखने हैं। ऑक्साइड देंगे हमें M2O3 टाइप के और हाइड्राइड देंगे हमें MH3 टाइप के। Hydrochloric acid attacks all metal, but most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layer. Alkalis have no action। अब बात करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सभी एक्टिनोइड मेटल पर अटैक कर सकता है। कहने का मतलब है जो हमारा HCl है वो सभी एक्टिनोइड मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो क्या करता है? वो एक्टिनोइड मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या कर देता है? वो एक्टिनोइड मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देता है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है? एक्टिनोइड मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है? नाइट्रिक एसिड उस मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाता। आपको पता है जितने भी हमारे एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे? सोल्ट देंगे, सोल्ट प्रोड्यूस करेंगे प्लस H2 गैस इवोल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे। तो हमारे जो एक्टिनोइड्स होते हैं, एक्टिनोइड्स को मैं AN से डिनोट करता हूँ। जो हमारे एक्टिनोइड्स हैं वो भी मेटल के साथ, जो वो एक्टिनोइड तो मेटल है, वो भी क्या करेंगे? एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? सोल्ट प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस
इवोल्व करेंगे। और यहाँ पर अगर हम एसिड को क्या ले लें, HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो जो HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सभी एक्टिनोइड मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट कर देता है। लेकिन जो हमारा HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, वो क्या करता है, वो एक्टिनोइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। एक्टिनोइड की रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ कराएं तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HNO3 की प्रेजेंस में जो हमारे एक्टिनोइड मेटल होते हैं उनके ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। HNO3 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एक्टिनोइड मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, जिसके कारण क्या होता है, ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर होती है ये HNO3 को मेटल के साथ रिएक्ट करने से रोकती है। मान लीजिए ये हमारा मेटल था, इसके ऊपर क्या हो गया, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन गई HNO3 की प्रेजेंस में। अब जब HNO3 को हम इसके साथ रिएक्ट कराना चाहेंगे तो ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जो ये ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर है ये HNO3 को इस मेटल के साथ, एक्टिनोइड मेटल के साथ रिएक्ट करने से रोकेगी। तो HNO3 रिएक्ट नहीं करेगा, HCl सभी मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा, सोल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा। और साथ ही साथ इसमें दिया गया है कि जो एल्कलाइज होते हैं उनका हमारे जो एक्टिनोइड मेटल होंगे उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। एल्कलाइज हैव नो एक्शन, कोई भी एल्कलाई एक्टिनोइड मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको मैंने बताया जो ऑक्साइड बनाएंगे वो M2O3 टाइप के बनाएंगे, या सिंपल हम एक्टिनोइड को AN से डिनोट करते हैं, तो जो ऑक्साइड बनाएंगे AN2O3 टाइप के बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे AnH3 टाइप के। इसी टाइप के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनोइड की, इसमें भी एक्टिनोइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये जनरली इसी प्रकार के ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और एल्कलाई की कोई भी रिएक्शन नहीं होती। The magnetic properties of the actinoids are more complex than those of the lanthanoid। जो एक्टिनोइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो लेंथेनोइड के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आपको पता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर 5f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, वरना शो नहीं करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा था, जो लेंथेनोइड्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में स्पिन क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर भी यूज हो रहा था। तो वहां पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी। और जो एक्टिनोइड्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेंथेनोइड से भी कॉम्प्लेक्स होती है, ये आपको याद रखना है। Although the variation in the magnetic susceptibility of the actinoids with the number of unpaired 5f electron is roughly parallel to the corresponding result for the lanthanoid, the latter have higher values। और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो वेरिएशन होता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो एक्टिनोइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन है, किसके आधार पर, 5f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर, वो लेंथेनोइड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के क्या होता है, बहुत ही कम पैरेलल होता है। यानी इसमें कहने का मतलब है, पैरेलल का मतलब इसमें यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लेंथेनोइड के 4f ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक्टिनोइड्स के 5f ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दोनों के आधार पर क्या होगा, एक्टिनोइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगी, कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से होगी। लेंथेनोइड की प्रॉपर्टी 4f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर कुछ अलग तरीके से होगी। आपको पता है एक्टिनोइड्स में 5f ऑर्बिटल है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेंथेनोइड्स में हमारे 4f ऑर्बिटल है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होता है, इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो इतनी ज़्यादा पैरेलल नहीं होगी, इतनी ज़्यादा इक्वल नहीं होगी। मान लीजिए अगर इसमें भी
5f ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4f ऑर्बिटल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा नहीं होगा कि एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी शो करेगी, सिमिलर होगी, ऐसा नहीं है। एक्टिनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ अलग तरीके से होती है, ये इन पर डिपेंड नहीं करता। लार्जली डिपेंड तो इन पर करता है, लेकिन ज़्यादातर एक्टिनॉइड्स में लार्जली इन पर डिपेंड नहीं करता। और जो हमारे लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हायर वैल्यूज होती है, ये आपको याद रखना है। जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हायर वैल्यूज होगी एक्टिनॉइड्स के मुकाबले, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में इसमें हमें नहीं दिया गया। It is evident from the behavior of the actinoid that the ionization enthalpy of the early actinoid, though not accurately known, but are lower than for the early lanthanoids। और ये भी देखा गया है एक्टिनोइड के बिहेवियर से कि जो हमारे शुरुआत के एक्टिनोइड्स हैं, जो हमारे अर्ली एक्टिनोइड्स हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो अर्ली लैंथेनॉइड्स के मुकाबले क्या होगी, अर्ली लैंथेनॉइड्स के मुकाबले लोअर होगी, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, कंपैरिजन किसका करना है, अर्ली लैंथेनॉइड्स और अर्ली एक्टिनोइड्स का। तो 4 एलिमेंट ले लेते हैं शुरू में। तो लैंथेनॉइड्स के शुरू के 4 एलिमेंट, सीरियम, उसके बाद Pr प्रोटेक्टिनियम, उसके बाद हमारा है Nd, और उसके बाद हमारा है Pm। ये हमारे शुरुआत के 4 एलिमेंट हैं लैंथेनॉइड्स में। इसी तरीके से अगर हम एक्टिनोइड्स के शुरुआत के 4 एलिमेंट लें, जैसे कि थोरियम से स्टार्ट होता है TH के बाद Pa, और Pa के बाद U के बाद Np नेपच्यूनियम, ये शुरुआत के 4 एलिमेंट हमने ले लिए। तो इसमें ये देखा गया है कि जो हमारे एक्टिनोइड्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लैंथेनॉइड के मुकाबले क्या है, लोअर होती है, यानी कोरोस्पोंडिंग लैंथेनॉइड्स। मान लीजिए हम थोरियम, अगर हम सीरियम, इन दोनों की क्या करें, इन दोनों की हम क्या करें, कंपैरिजन करें, क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं। ये हमारा सीरियम के नीचे आता है इधर थोरियम, अगर हम डाउन द ग्रुप चलें तो इस तरीके से क्या होता है, ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें क्या होगा, सीरियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोरियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी, या फिर कहें थोरियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सीरियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम होगी, क्योंकि एक्टिनोइड्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कोरोस्पोंडिंग लैंथेनॉइड से कम होगी। इस तरीके से Pa की आयनाइजेशन एंथैल्पी Pr से कम, U की आयनाइजेशन एंथैल्पी, U का मतलब यूरेनियम, Nd से कम, Nd क्या होता है हमारा, नियोडाइमियम। इसी तरीके से नेपच्यूनियम Np की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी किससे कम होगी, प्रोमीथियम Pm से कम होगी, इस तरीके से। और साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सही तरीके से नहीं पता। एक्टिनोइड की आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी एक्यूरेटली नोन नहीं है, लेकिन इतना पता है अर्ली लैंथेनॉइड से उनकी कम ही होती है। This is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbital are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electron। और ये आप इसी से समझ सकते हैं कि जो हमारे लैंथेनॉइड्स होते हैं उनमें 4f ऑर्बिटल भरी जाती है, और जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं उनमें 5f ऑर्बिटल भरी जाती है। और आपको पता है जो 4f ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस की क्या होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, न्यूक्लियस के क्लोज होती है, किसके मुकाबले, 5f ऑर्बिटल के मुकाबले। 5f ऑर्बिटल क्या होगी, न्यूक्लियस से हमारी दूर होगी। तो आप देख सकते हैं जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भारी होगा, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर हम लैंथेनॉइड में देखें, लैंथेनॉइड में ये 4f, ये हमारी 5s 5d और ये हमारी 6s। अब देखें यहाँ पर लैंथेनॉइड में जो 4f ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के पास होगी। जब 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होती है तो 5d ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के पास होगी, 6s ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के पास होगी, क्योंकि ये भी क्लोज है, तो क्लोज होने के कारण ये भी न्यूक्लियस के थोड़ा क्लोज हो जाएगी एक्टिनोइड के कंपैरिजन में। तो जब ये न्यूक्लियस के क्लोज है, न्यूक्लियस के क्लोज होने का मतलब है लैंथेनॉइड पे इस पर कुछ ज़्यादा फोर्स लग रही होगी एक्टिनोइड के मुकाबले बाहरी ऑर्बिटल पे। लैंथेनॉइड पे बाहरी ऑर्बिटल पे कुछ ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना भारी होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर हम एक्टिनोइड्स की बात करें, एक्टिनोइड्स में 5f ऑर्बिटल
ये दोबारा से बना देता हूँ मैं। एक्टिनोइड्स में ये 5f ऑर्बिटल, ये हमारी 6d और ये हमारी 7s ऑर्बिटल, ये 5f और ये 6d, ये हमारे क्या हैं एक्टिनोइड। एक्टिनोइड में क्या होता है, जो 5f ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस से दूर होती है, किसके कंपैरिजन में, लेंथेनोइड, क्योंकि लेंथेनोइड में 4f ऑर्बिटल, एक्टिनोइड में 5f ऑर्बिटल। तो जब यहाँ पर शेल बढ़ गई, नंबर ऑफ शेल बढ़ गई, 4 से 5 हो गई, तो ये 5f ऑर्बिटल 4f से दूर ही होगी। तो जब 5f ऑर्बिटल दूर है, 6d भी थोड़ा दूर होगी, 7s भी थोड़ा दूर होगी। तो जब 7s ऑर्बिटल दूर होगी न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस इस पर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, किसके मुकाबले, 6s के मुकाबले, यानी लेंथेनोइड के मुकाबले। तो जब लेंथेनोइड के मुकाबले बाहरी ऑर्बिटल पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही, तो इससे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यही कारण था कि जो लेंथेनोइड है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एक्टिनोइड्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम होती है, किसके मुकाबले, क्योंकि 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगी, 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के थोड़ा पास होती है। The 5f electron will there be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electron of the corresponding lanthanoid। और यही है, अगर हम उनकी शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की फोर्स से अपने आप को बचाना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स से, किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की फोर्स से अपने आप को बचाते हैं, वो कहलाता है उनका शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए, अगर हम कंपेरिजन करें, ये न्यूक्लियस, ये 4f मान लीजिए, ये 5f, हमने क्या पढ़ी, जो 4f ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास होती है, 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती है। अब अगर 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है, तो 5f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। 5f ऑर्बिटल का हम कंपेयर किस में कर रहे हैं, वैसे तो 5f ऑर्बिटल का अगर नॉर्मली देखें शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 4f और 5f को कंपेयर कर रहे हैं, नॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं हम। नॉर्मली तो इसका भी पुअर, इसका भी पुअर, शील्डिंग इफेक्ट दोनों का पुअर, लेकिन 4f अगर 5f में तुलना करें, इन दोनों में कंपेयर करें, तो 5f का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो 4f के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके कारण 5f के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फोर्स से अपने आप को 4f की तुलना में सही तरीके से बचा पाते हैं। तो जब 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपने आप को बचा पा रहे हैं, तो इनको निकालना भी तो आसान हो जाएगा, इसलिए इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है, ये आपको याद रखना है। Because the outer electron are less firmly held, they are available for bonding in the actinoid। और आपको पता है जो हमारे एक्टिनोइड्स हैं उसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा फोर्स तो नहीं होती, तो इसलिए वो एक्टिनोइड में बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो हमारे एक्टिनोइड्स होते हैं उसमें 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी, 6s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी, 6d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी, और 7s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, तीनों ही बहुत पास पास होते हैं और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं। इसलिए एक्टिनोइड में ये तीनों ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, या फिर कहें तीनों ही सब शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। A comparison of the actinoid with the lanthanoid with respect to different characteristics as discussed above reveals that behavior similar to that of the lanthanoid is not evident until the second half of the actinoid series। और जो हमने एक्टिनोइड और लेंथेनोइड में अगर हम कंपेयर करें, किसके आधार पर, जो कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर पढ़ी, हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ी वहाँ पर, साथ ही साथ हमने उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अगर हम एक्टिनोइड और लेंथेनोइड का कंपैरिजन करें, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे लेंथेनोइड हैं उनका जो बिहेवियर है, जो हमारे लेंथेनोइड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिनोइड सीरीज से ज़्यादा मेल नहीं खाती, एक्टिनोइड सीरीज से ज़्यादा मैच नहीं होती। और कब तक मैच नहीं होती, हमारे जो ये सीरीज़ हैं लेंथेनोइड और एक्टिनोइड, इनके सेकंड हाफ तक, यानी इनके जो सेकंड हाफ है, इनके मान लीजिए लेंथेनोइड्स में 64 से एटॉमिक नंबर से आगे वाले एलिमेंट, और जो एक्टिनोइड्स हैं उनमें 96 से आगे वाले जो एलिमेंट हैं उनसे आगे एलिमेंट में थोड़ा बहुत मैच होता है। और जो ये हमारे पहले हाफ के एलिमेंट हैं, पहले हाफ के एलिमेंट मतलब 58 से 64 या 63 एटॉमिक नंबर तक लेंथेनोइड में, और एक्टिनोइड्स में क्या होता है, एक्टिनोइड्स में 90 से लगभग 95 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट, यानी थोरियम से अमेरिकम तक, यहाँ तक इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती। तो जो हमारे ये दोनों सीरीज़ हैं, लेंथेनोइड सीरीज़ और एक्टिनोइड सीरीज़, इनकी जो फर्स्ट हाफ है
इन दोनों सीरीज में जो फर्स्ट हाफ है, इस फर्स्ट हाफ में इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, ये आपको याद रखना है। However, even the early actinoid resemble the lanthanoid in showing close similarities with each other and in gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. तो जो हमारे अर्ली एक्टिनोइड्स होते हैं वो अर्ली लैंथेनोइड से क्या होते हैं, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दिखाते हैं। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी तो दिखाएंगे, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं और साथ ही साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बहुत फ़र्क है। एक्टिनोइड और अर्ली लैंथेनोइड थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ तो दिखा देंगे, क्लोज सिमिलरिटीज़, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी वेरिएशन होगा और धीरे धीरे इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो आप पढ़ ही चुके हैं पिछले वीडियो में। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इनकी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। The lanthanoid and actinoid contraction have extended effect on the sizes and therefore the property of the elements succeeding them in their respective periods. साथ ही साथ आपने पढ़ा जो हमारे लैंथेनोइड्स हैं उसमें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो एक्टिनोइड्स हैं उनमें एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका इफेक्ट उनके साइजेस पर पड़ता है, पिछले वीडियो में हमने देखा। इसका इफेक्ट उनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस पर पड़ता है और साथ ही साथ अब जब इनके साइजेस पर लैंथेनोइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का फर्क पड़ेगा तो साथ ही साथ इनकी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इनसे आगे आने वाले जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी फर्क पड़ेगा। द लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट सक्सेसिंग द एक्टिनोइड आर मच लेस नाउन एट द प्रेजेंट टाइम। और इसमें जो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे एक्टिनोइड एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक्टिनोइड्स हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और इनकी केमिस्ट्री हमें ज़्यादा नहीं पता। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है जितना हमारे लिए लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये कुछ इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, ये हमने यहाँ पर इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। तो यहाँ पर हमने इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेम ए मेंबर ऑफ द लैंथेनोइड सीरीज विच इज़ वेल नाउन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें लैंथेनोइड सीरीज का एक मेंबर बताना है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, वो है सीरियम Z = 58। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लैंथेनोइड सीरीज में सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की, हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। इसमें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की भी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस और एफ ब्लॉक एलिमेंट की भी, ये दोनों इकट्ठी दी हुई हैं। आयरन एंड स्टील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर हम डी ब्लॉक में देखें तो डी ब्लॉक में आयरन और आयरन का जो एलॉय है स्टील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं। ये कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देयर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड द एडिशन ऑफ कार्बन एंड एलोइंग मेटल सच एज क्रोमियम, मैग्नीज एंड निकल। अब इसमें दिया गया है जो हमारे आयरन और स्टील हैं इनका प्रोडक्शन किसके आधार पर किया जाता है। तो इनका प्रोडक्शन किया जाता है आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन के आधार पर। आयरन ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं, उससे तो हमारा आयरन मेटल निकलता है और साथ ही साथ एक तो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन, दूसरा इसमें से इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करेंगे, जो हमें आयरन प्राप्त होगा, आयरन मिलेगा उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो कार्बन ऐड करेंगे और कुछ एलोइंग मेटल जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज और निकल इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद ही तो स्टील बनेगा। सम कंपाउंड आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्पेशल पर्पसेज सच एज टिन ऑक्साइड फॉर द पिगमेंट इंडस्ट्री एंड MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड फॉर यूज इन ड्राई बैटरी सेल। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो स्पेशल पर्पसेज के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि TiO पिगमेंट इंडस्ट्री में और MnO2 जो हमारी ड्राई बैटरी सेल्स हैं उसमें यूज किया जाता है, बैटरी के सेल में। द बैटरी इंडस्ट्री आल्सो रिक्वायर जिंक एंड निकल या कैडमियम। और बैटरी इंडस्ट्री में आपको पता है जिंक भी यूज़ किया जाता है, निकल और कैडमियम की बैटरी भी बनती हैं, ये दोनों मेटल भी बैटरी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11 आर स्टिल वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड द कोइनेज मेटल although Ag and Au are restricted to collection item and the contemporary UK copper coins are copper coated steel। और आपको पता है ग्रुप 11 के जो एलिमेंट हैं जैसे कि उनमें Ag आता है, Ag आ गया उसमें और हमारा गोल्ड आ गया, ये सभी होते हैं हमारे कोइनेज मेटल। कोइनेज मेटल मतलब सिक्के बनाने वाले मेटल। और साथ ही साथ हाँ जो हमारे
मरकरी और गोल्ड हैं, जो हमारे Ag और Au हैं, इनको कलेक्शन आइटम्स के तौर पर यूज़ किया जाता है और इनका यूज़ जो हमारे ज्वेलरीज होती हैं, आभूषण होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें एक टर्म आपको याद रखना है, वो क्या दिया गया है, कंटेम्प्रेरी यूके कॉपर कॉइन। कंटेम्प्रेरी यूके कॉपर कॉइन क्या होते हैं, ये कॉपर कोटेड स्टील होते हैं, यानी स्टील के ऊपर कॉपर की कोटिंग कर दी जाती है और ये क्या कहलाते हैं, यूके कॉपर कॉइन, यानी यूनाइटेड किंगडम के कॉपर के कॉइन। तो ये आपको याद रखना है, इस स्टील के ऊपर कॉपर की कोटिंग कर दी, वो बन गए हमारे यूके के कॉपर कॉइन। तो ये पूछा जा सकता है। द सिल्वर यूके कॉइन्स आर ए कॉपर या निकल एलोए। और जो सिल्वर यूके के कॉइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉपर या निकल के एलोए होते हैं। मैनी ऑफ द मेटल एंड और देयर कंपाउंड आर इसेंशियल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे मेटल और उनके कंपाउंड केमिकल इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये SO2 के ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट का काम करता है। V2O5 कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड को जब हम बनाते हैं SO2 के ऑक्सीडेशन से, तो उसमें SO2 को ऑक्सीडाइज कौन करता है, V2O5 कैटलिस्ट। TiCl4 with AlCH3 का ऑल्थराइज फॉर्म द बेसिस ऑफ द जिगलर कैटलिस्ट यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीथाइलीन पॉलीथीन। और पॉलीथीन बनाने के लिए जो जिगलर कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो क्या होता है, TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस। तो ये पूछा जाता है TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जिगलर कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन बनाने के लिए। आयरन कैटलिस्ट आर यूज इन द हेबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन या H2 नाइट्रोजन प्लस H2 मिक्सचर। और जो हम हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करके रिएक्ट करा के, तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो आयरन यूज़ किया जाता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है। निकल कैटलिस्ट इनेबल द हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट टू प्रोसीड। और जो निकल कैटलिस्ट है वो फैट के हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है। इन द वेकर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल इज कैटलाइज्ड बाय PDCl2। अगर हम वेकर प्रोसेस की बात करें जिसमें इथाइन का ऑक्सीडेशन इथेनॉल में किया जाता है, इथाइन का ऑक्सीडेशन होता है और वो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, इसमें PDCl2 पैलेडियम क्लोराइड इसमें क्या यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। निकल कॉम्प्लेक्सेज आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। साथ ही साथ जो निकल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो एल्काइन के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, निकल के कंपाउंड किस में यूज़ किए जाएंगे, एल्काइंस के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। और साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, उनमें ये यूज़ किए जाते हैं। द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AgBr। और जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में फोटोग्राफिक फिल्म बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr की। ये लाइट सेंसिटिव मटीरियल होते हैं और इनकी फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा D एंड F ब्लॉक है, ये हमारा चैप्टर था, ये खत्म होता है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को